प्रिय छात्रों, आपका एक बार पुनः स्वागत है हिंदी भी डॉक्टर सतीश। आपका अपना हिंदी चैनल है। हम लोग अभी कक्षा 10 का संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित 20 प्रश्नों की श्रृंखला पढ़ रहे हैं। चलिए, बिना किसी भूमिका के हम लोग अपने प्रश्नों पर एक बात और ध्यान रखना है, वीडियो पूरा देखा करो और जो प्रश्न समझ में ना आया करे उसको कमेंट सेक्शन में लिखा करिए। प्रिय छात्रों, बिना किसी भूमिका के हम लोग प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, हिंदी गद्य का आविर्भाव का मतलब प्रारंभ कौन सी शताब्दी में हुआ, यानी कि कब से हिंदी गद्य आपको पता है कि सबसे पहले हम लोगों ने गद्य नहीं पद्य में सीखा। किस में सीखा? कविता करना सीखा। जैसे आदिकाल में कोई गद्य की रचना मिली? नहीं। भक्ति काल में कहीं कोई गद्य की रचना मिली? नहीं। हाँ, सन 1400 के आसपास श्रृंगार रस मंडन और गोकुलनाथ की थी 252 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। ये जो रचनाएं थी ये इनसे हिंदी गद्य, लेकिन वो ब्रजभाषा गद्य का आरंभ हुआ था। प्रश्न पूछता है कि वास्तव में हिंदी गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? 19वीं, 16वीं? अब देखो कैसे दिमाग लगाना है। 16वीं तो ये भक्ति काल में हो जाएगी, इसलिए ये होगा नहीं। 21वीं शताब्दी अभी है, ये भी नहीं होगा। 13वीं शताब्दी आदिकाल का था, ये भी नहीं होगा। तो फिर आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा पता है? आपका विकल्प ए सही हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में। और किसको? गद्य का जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। श्रृंगार रस मंडन, देखो ये रचना है। इस रचना के लेखक हैं कौन हैं? गोकुलनाथ नहीं, नाभादास ये भी नहीं है, वैकुंठमणि शुक्ल ये तो आपके लिए नया ही नाम होगा, विट्ठलनाथ। श्रृंगार रस मंडन के जो रचनाकार हैं वो विट्ठलनाथ हैं। एक बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये कई बार पूछा जाता है, वो आप बड़े हो जाएंगे तब तक ये पीछा छोड़ने वाला नहीं। हिंदी में कैसे? अमीर खुसरो की रचना का नाम है। आपको पता है कि अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता हैं और अमीर खुसरो के जो जाने गए उनकी जो ख्याति है पहेलियाँ और मुकरियाँ। पहेलियाँ और मुकरियाँ भी आप छोटे हो नहीं जानते होंगे। शब्दानुशासन नहीं, साखियाँ नहीं, अष्टयाम नहीं। ऑप्शन आपका डी से होगा। हाँ, ये डी नहीं रटना है, वहाँ हो सकता है ये ए नंबर पर हो। पहेलियों और मुकरियों से, पहेली माने जैसे आप लोग जो कहते हो बुझौल, वही वाली है पहेली। मुकरियाँ का मतलब होता है मुकरिगे, जैसे कोई बात पूछी और अगले ने वही उत्तर दिया, लेकिन है वही, फिर भी उसने मुकर के बात कही। रामवृक्ष बेनीपुरी किस निबंध के लेखक हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध वट पीपल नहीं, ठलुआ क्लब नहीं, पूस की रात तो कहानी है, पता है बहुत चर्चित कहानी है, बहुत पूछी जाती है। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। इनको और क्या कहा जाता है? कथा सम्राट। लेकिन अगर रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध की चर्चा करें तो ये है गेहूँ और गुलाब। क्या है? गेहूं और गुलाब। देखो अगला प्रश्न भी वही आ गया, बहुत बढ़िया। पूस की रात और कफन, दो कहानियां ध्यान रखना। कफन कहानी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। पूस की रात आप तो नहीं, आपके बड़े भाई पढ़े होंगे ऑन विंटर्स नाइट, उसमें ये है ठंडक की रात। तो कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? कफन कहानी कंपटीशन में भी पूछी जाती है, इसके लेखक कौन हो सकते हैं बताओ? जयशंकर प्रसाद नहीं, निराला नहीं, मुंशी प्रेमचंद, क्योंकि ये कथा सम्राट हैं। छात्रों, कफन कहानी ऐसी कहानी है जहाँ गरीबी का तांडव आप देख सकते हैं कि एक बाप बेटा दोनों हैं, ठंडक में कोयला जलाए हुए हैं, दोनों ताप रहे हैं, हाड़ कांप रहे हैं, और उसकी पत्नी जो है, बेटे की पत्नी अंदर वो बीमार है, वो दर्द से कराह रही है, लेकिन उसी कोयले में आलू भुन रहा है। तो दोनों इतने भूख से लाचार हैं कि बाप सोचता है कि बेटा चला जाए बहू के पास तो मैं आलू निकाल के खा जाऊं, और बेटा सोचता है कि बाप चला जाए ये आलू निकाल के हम खा जाएं। इतने व्यथा, फिर भी देखिए वो दोनों इस पीड़ा में हैं, लेकिन वो हमारी घृणा के पात्र नहीं बनते हैं। बहुत दर्दनाक कहानी है, गरीबी का मंजर वहाँ देखा जा सकता है, और वो बेचारी बहू अपने प्राण त्याग देती है। चलिए खैर, हम लोगों को कफन कहानी नहीं पढ़ाना है। प्रश्न है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? अरे तो नाटक है साफ साफ। एकांकी नहीं, कहानी नहीं, उपन्यास नहीं, नाटक है। देखो मिल गया, आपका विकल्प डी से। और किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। किसका नाटक है?
जयशंकर प्रसाद का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय छात्रों, थोड़ा सा गंभीर ना रहो, मुस्कुरा भी लो। देखो प्रश्न क्या है। करुण रस का स्थायी भाव। आपके पाठ्यक्रम में कितने रस हैं? 2, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। उसमें करुण रस का मतलब ही था कि जहाँ दुख की बातें हों, जो व्यक्ति हमसे बिछुड़ गया हो, उससे मिलने की संभावना ना रह गई हो, उत्साह होगा नहीं भी रस में होता है। तो शोक देखो मिल गया। रति श्रृंगार रस का है, वो आपके कोर्स में नहीं है। अगला देखते हैं प्रश्न। चली मनो आंगन कठी ताते राते पाए, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब इसमें देखो अलंकार आप में 2 ही 3 हैं। तो मनु मानव जनु जानव मनो मनहु कहाँ है? उत्प्रेक्षा में है। तो यहाँ शब्द है मनो, तो मनो में सीधे उत्प्रेक्षा ढूंढ लो, जरूरत ही नहीं किसी पर विचार करने की। शब्द है निष्कपट, शब्द में उपसर्ग बताइए। अब निष्कपट में क्या होगा? ये वाला सा होगा नहीं, ये वाला भी नहीं, दंती सा होगा। निह कपट होता है, संस्कृत का उपसर्ग क्या है? निह। वही फिर क्या बन जाता है यहाँ पर? निस। इसलिए ये वाला विकल्प आपका ये है, इसलिए यही वाला सही है। साहित्यिक में कौन सा प्रत्यय है? कुछ भी व्याकरण ना पता हो तो सीधा निकालने के लिए शब्द को 2-3 बार पढ़ दो। साहित्यिक 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 और सही शब्द निकाल लो तो साहित्य, फिर क्या बचा? इक। साहित्य और इक एक प्रत्यय है, इत्तिक प्रत्यय होगा नहीं, सा होता नहीं, का होता नहीं। कवि शब्द है, ध्यान देना। संकर, संकर शब्द उसे कहते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बनता है, वो संकर कहलाता है। तद्भव वे शब्द होते हैं जो, तद्भव का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ, जो संस्कृत के शब्द थे उनका बिगड़ा हुआ रूप जो प्रचलित में हो गया। जैसे कार्य को काज हम लोग कहने लगे। देशज, देशज शब्द वे होते हैं जिनको गढ़ लिया जाता है, जैसे झुग्गी, झोपड़ा, थप्पड़, लुटिया, इस तरीके के शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं और बिना अपना रूप बदले सीधे कहाँ आ गए? हिंदी में आ गए। तो कवि जो है वो संस्कृत का है, कवि कवि ऐसे रूप चलते हैं उनके, तो तत्सम है। गंगा का पर्यायवाची है, गंगा का पर्यायवाची बहुत याद है। मंदाकिनी है, भागीरथी है, देव नदी है, सुरसरी है, देवपगा है, विष्णुपदी है, तमाम सारे पर्यायवाची हैं। इसलिए ये विकल्प क्या सही हो जाएगा? ये सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों, आप लोग तो बड़े मज़े में होंगे, पढ़ाई बढ़िया लेटे लेटे सुनते सुनते कर रहे हैं ना। थोड़ा ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा सो न जाना। पित्रादेशः का संधि विच्छेद बताना है। अब ये प्रश्न कहाँ से है? संस्कृत से है। अगर आपको व्याकरण नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपको सही शब्द आना चाहिए। देखो पितृ शब्द होता नहीं है, शब्द होता है पितृ, री है, पित भी नहीं, पिता, पित्रा भी नहीं, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है फलानाम। फलानाम शब्द की कौन सी विभक्ति एवं वचन का रूप है? तो फल के रूप अगर आपको याद होंगे तो आपने ध्यान दिया होगा कि सप्तमी एक वचन नहीं होगा। तृतीया में तो फलाभ्याम और फलेभ्या ये वाले रूप चलते, वो भी नहीं होगा। प्रथमा तो कतई नहीं होगा। तो फिर बच क्या रहा है? षष्ठी बहुवचन। ध्यान दो, ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन यहाँ पर ये रूप आता है। ऐसे पठ धातु का लट लकार, लट लकार का मतलब वर्तमान काल का प्रथम पुरुष द्विवचन बताना है। लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन। पढ़ो भैया पठ के, तो पठता, पठता क्या हो जाएगा? पठता द्विवचन है, ये वाला सही हो जाएगा आपका विकल्प। हस धातु के लिट लकार का मध्यम पुरुष का द्विवचन रूप बताना है। लिट बताना है, लट नहीं बताना है। ये क्या है? भविष्य काल। आप पढ़ो हस का रूप। लिट लकार मध्यम हसिष्यत, हसिस्ता, हसिंद, हसिष्यत, हसिष्यथा। ये देखो आ गया रूप। सीधे रूप पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो डायरेक्ट याद नहीं रहेगा। नीरजा, अब नीरजा किसी का नाम नहीं है, नीरजा रचना का नाम है। नीरजा के रचयिता का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद नहीं। नीरजा, रश्मि, निहार, यामा, ये सब किसकी है? महादेवी वर्मा। एक प्रश्न और जान लो, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है।
क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। दीप शिखा की रचयिता का नाम बता। देखो फिर वही बात आ गए, जैसे नीरजा है, रश्मि है, निहार है, दीप शिखा है, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? महादेवी वर्मा की हैं। किसकी हैं? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा की एक कविता भी हमने आपको सुनाई थी, जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना। इनको और क्या कहा जाता है? विरह वेदना की कवयित्री कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखें। एक प्रश्न देखते हैं फिर से। छायावादी युग का आविर्भाव। आविर्भाव शब्द भाई समझ लो, आविर्भाव, प्रादुर्भाव, उत्स, जन्म सब एक जैसा है। किस युग के बाद हुआ? अब देखो आधुनिक काल का विभाजन ध्यान दो। पहले था भारतेंद्र युग, फिर था द्विवेदी युग, फिर था छायावादी युग। तो द्विवेदी युग के बाद हुआ, सीधी सी बात है। तो द्विवेदी युग विकल्प में ढूंढो प्रगत प्रगत, ये देखो मिल गया, यही वाला आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी युग का आरंभ हुआ। मैंने बहुत पहले हिंदी साहित्य के इतिहास वाले वीडियो में बताया था कि प्रगतिवाद की जो शुरुआत है 1936 में हुई थी। वो कहाँ हुई थी पता है? लंदन और पेरिस में। पेरिस में E.M. फास्टर और लंदन में सज्जाद जहीर, मुल्कराज आनंद। तो 1936 ढूंढो, 43, 18, 36, 48, 36। वेरी गुड। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार का नाम है? परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना हो सकती है? महादेव वर्मा की नहीं, भगवती चरण वर्मा नहीं, नागार्जुन की भी नहीं, ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। हुंकार, रेणुका, रश्मरथी, ये इनकी रचनाएं हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ये तो बड़ा पुराना घिसा पिटा। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नागार्जुन की रचना है। नागार्जुन प्रगतिवादी कवि हैं, बढ़िया कविताएं लिखते हैं। मालिक जब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं, पापी महलों का अहंकार मुझको देता तब आमंत्रण। इनकी इस तरीके की कविताएं हैं, बहुत बढ़िया। आराधना नहीं, अनामिका नहीं, अनामिका किसकी है? निराला की है। हुंकार, रेणुका, रश्मरथी किसकी रचनाएं हैं? दिनकर की हैं। प्यासी पथराई आंखें किसकी रचना है? प्यासी पथराई आंखें नागार्जुन की रचना है। धर्मवीर भारती की रचना है। आंगन के पार द्वार नहीं, किसकी है? अज्ञेय की है। सुनहरे सहवाल नहीं, बुनी हुई रस्सी नहीं, धर्मवीर भारती की रचना है। कनुप्रिया, और ये रचना आप अगर हिंदी में कुछ भी बनना चाहेंगे तो पीछे नहीं छोड़ेगी। कनुप्रिया में कनु राधा है, ये पूछा था लेक्चरर वाले में। छात्रों, अगर आप 20 में 20 लाना चाहते हो, अच्छे अंक पाना चाहते हो, तो आपको केवल ये इस वीडियो से काम नहीं चलने वाला है। आप इसके पहले के जितने भी वीडियो हमने 20 प्रश्नों की श्रृंखला वाले डाले हैं उनको पढ़ना चाहिए, और प्लस जो चैप्टर वाइज काव्य के हमने बनाए हैं, अलंकार के बनाए हैं, रस के बनाए हैं, छंद के बनाए हैं, ये सारे वीडियो आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि आप पढ़ेंगे और मैं लिख के दे दूँ। मैं पूरे दावे और वादे के साथ कहता हूँ कि आपको 20 में 20, 100 में 100% नंबर मिल के रहेंगे, बशर्ते भैया पढ़ना तो आप ही को है। मेहनत कौन करेगा? हम करेंगे। मेहनत तो आप ही को करना है। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है आप अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए खूब मेहनत करोगे, अच्छे से पढ़ोगे, गुनोगे, समझिए और शेयर भी करिए। केवल समझिए ही नहीं, समझिए और वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मस्त रहिए।